ग्रज 2 फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रज कर्ज का मीनिंग। इस कर्ज का एक्चुअल मीनिंग ये है कि जब भी किसी की डेथ एक्सट्रीम गुस्से के कारण होती है तब एक कर्ज का जन्म होता है, और जब भी कोई उस जगह जहाँ ये कर्ज है जाता है तब ये कर्ज उससे भी जुड़ जाता है। अब फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक कपल घर में है और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं, मगर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर में वो वाइफ अपने हस्बैंड के सर पे गरम तेल डाल देती है और उसको फ्राई पैन से मारती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये हमें फिल्म में आगे जाके पता चलेगा। यहाँ से फिल्म द ग्रज 2 की शुरुआत होती है। इससे पहले आगे बढ़े लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अब शुरुआत में 3 लड़कियां दिखाई जाती है जो स्कूल से वापस अपने घर जा रही होती है। इनमें से एक का नाम होता है वेनिसा और दूसरी का मियुकी, और ये लोग अपने थर्ड फ्रेंड जिसका नाम है एलिसन, जो कि कुछ महीने पहले ही जापान शिफ्ट हुई है फैमिली के साथ। दरअसल मियुकी और वेनिसा एलिसन को डराना चाहते हैं, इसलिए वो दोनों एलिसन को एक हॉन्टेड हाउस के बारे में बताने लग जाते हैं। और ये जो हॉन्टेड हाउस है ये वही है जिसको फिल्म के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था। अब चलते चलते जब तीनों इस घर के पास पहुंच जाते हैं तब ये वेनिसा और मियुकी एलिसन को फोर्स करते हैं और उसको उस घर में अपने साथ जाने को कहते हैं। जैसे ही ये तीनों घर के अंदर जाते हैं तो वेनिसा और मियुकी एलिसन को एक कबर्ड में बंद कर देते हैं। तो एलिसन बहुत डर जाती है और उसको एक छोटे बच्चे और कयाको की आत्मा दिखती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। अब एलिसन के चीखने के कारण वेनिसा और मियुकी घबरा जाते हैं और एलिसन को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। एलिसन के सामने तब अचानक से दरवाजा खुलता है और वो भी वहाँ से निकल के भाग जाती है। फिल्म 2 साल पहले पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं कि अमेरिका में कैरेन की बहन ऑब्रे अपने मॉम से मिलने चाहती है। तब ये मॉम अपनी बेटी ऑब्रे को कहती है कि उसको अपनी बहन कैरन को जापान से वापस अमेरिका ले आना चाहिए क्योंकि उसके साथ कुछ हादसे हुए हैं और वो बीमार है। तब ऑब्रे अपनी माँ की बात सुनती है और जापान की टिकट करवा के जापान आ जाती है। तब वो जापान में हॉस्पिटल जाती है अपनी बहन से मिलने। लेकिन जब वो अपनी बहन से मिलती है तब वो देखती है कि उसकी बहन मेंटली बीमार है, और जब इन दोनों बहनों का मिलन हो रहा होता है तब कैरन अचानक से काफी अग्रेसिव होने लग जाती है और अपनी बहन को कहती है कि उसको यहाँ से ले जाओ बस। लेकिन कैरन का एग्रेशन इतना बढ़ जाता है कि हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज वहाँ तब आके उसको बेड से बांध देते हैं। वो ही हस्बैंड और वाइफ जिसको फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था वो दिखते हैं। ये कपल शिकागो में होते हैं और हस्बैंड का नाम है बिल और त्रिश वाइफ का। ये दोनों अभी न्यूली शिफ्ट हुए हैं इस नए घर में। दरअसल बिल की ये दूसरी वाइफ होती है और पहली वाइफ से उसके 2 बच्चे भी होते हैं। जब वो कपल इस घर में शिफ्ट होते हैं तब इनकी मुलाकात अपने नेबर से भी होती है। इन नेबर्स का नाम है जॉन और एनी। अब जब रात हो जाती है तब जेक, जो कि बिल और त्रिश का बेटा है, उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो इन्वेस्टिगेट करने बाहर जाता है तब उसको दिखता है कि उसके नेबर जॉन और एनी किसी शख्स को अपने साथ ले जा रहे हैं। अब ये शख्स कौन है ये डिस्क्लोज नहीं होता, मगर जैसे जैसे फिल्म एक्सप्लेन होने लगेगी ये भी पता चल जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि जॉन के घर के बाहर उसी छोटे बच्चे की आत्मा होती है। अब हम वापस जापान में आ जाते हैं और देखते हैं कि ऑब्रे से मिलने एक जर्नलिस्ट आता है। ये जर्नलिस्ट का नाम ईसन है। ईसन कैरन के केस पे रिपोर्टिंग करना चाहता है, इसलिए वो कैरन से मिलना चाहता है। लेकिन मिल नहीं पाने के कारण वो ऑब्रे, जो कैरन की बहन है, उससे कहता है कि उसको कैरन से मिलवाने के लिए। लेकिन ऑब्रे उसको मना करके वहाँ से चली जाती है। अब रात को हॉस्पिटल के अंदर जहाँ कैरन है वहाँ लाइट का वोल्टेज फ्लक्चुएट होने लगता है, जिस कारण उस कमरे की लाइट फ्लिकर होने लगती है। तब कैरन को आइडिया हो जाता है कि कायाको की आत्मा आई है उसको मारने के लिए, इसलिए वो अपने आप को किसी तरीके से फ्री करती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो छत पर पहुँच जाती है। अब कैरन देखती है कि छत पे उसके साथ कायाको की आत्मा भी आ गई है। वहीं दूसरी ओर कैरन की बहन ऑब्रे हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है। तब
वही जर्नलिस्ट ऑबरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको कैरन से मिलने दे। लेकिन जब ऑबरे उसको मना कर रही होती है तब अचानक हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कोई गिरता है। जब वो देखती है कि कौन है जो गिरा है अभी, तब उसको पता चलता है कि उसकी बहन कैरन है जो हॉस्पिटल से कूद गई है। लेकिन जब ऑबरे काफी दुखी हो रही होती है अपनी बहन की मौत का, तब जर्नलिस्ट को कैरन के साथ कयाको की आत्मा दिख जाती है। अब वापस प्रेजेंट जापान में आ जाते हैं और हम एलिसन को उसकी क्लास में देखते हैं। क्लास में एलिसन को छोटे बच्चे की आत्मा दिखती है, वही म्यूकी को काली बिल्ली की आत्मा। तब एलिसन और म्यूकी एक दूसरे को देखते हैं और इनको पता चल जाता है कि इनके साथ आत्मा जुड़ चुकी है। जब स्कूल खत्म होता है तब वेनिसा जब नहाने जाती है तब उसको उसके सर से बहुत सारे बाल टूटते हुए दिखाई देते हैं। तब वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो नहा के चेंज करने आती है। तब उस कायाको की आत्मा दिखती है, जिसको देख के वेनिसा की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। रात को जब म्यूकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लव मोटेल जाती है तब दिखता है कि म्यूकी का मूड कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। जब म्यूकी का बॉयफ्रेंड शावर ले रहा होता है तब म्यूकी अपने बेड पे बैठी होती है, लेकिन उसको लगता है कि उसकी चादर के अंदर कोई है। जब वो चादर के अंदर देख रही होती है तब उसको कुछ नहीं दिखता, लेकिन अचानक से शीशे से कायाको आती है और म्यूकी को अपने साथ ले जाती है। जब म्यूकी का बॉयफ्रेंड शावर लेके आता है तब उसको म्यूकी नहीं दिखती, लेकिन हम एज अ व्यूअर हमें पता चल जाता है कि म्यूकी भी मर चुकी है। कैरन के डेथ के बाद से ऑबरे बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। तब वो कैरन के घर में जब होती है तब उसको कैरन के कुछ रिसर्च मिलते हैं। जब वो रिसर्च के क्लिपिंग देख रही होती है तब ऑबरे को ये महसूस हो जाता है कि ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स और जो घर की फोटो है वो ही कहीं ना कहीं उसकी बहन की डेथ से रिलेटेड है। अब जर्नलिस्ट एक पुलिस ऑफिसर की कुछ फुटेज देख रहा होता है। जब उसको उस फुटेज में कायाको दिखती है तब वो डर जाता है और जब वो टीवी बंद करता है तब उसको टीवी के रिफ्लेक्शन में कायाको की रिफ्लेक्शन दिखता है। अब वो जर्नलिस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से निकल के ऑबरे के पास जाता है और वो बताता है कि उसने ही कैरन को जलते हुए घर से बचाया था और ये जो घर है ये वही हॉन्टेड हाउस है। जो भी इस घर में जाता है उसकी डेथ हो जाती है। अब जर्नलिस्ट डिसाइड करता है कि उसको वापस उसी घर जाना होगा ताकि उसके साथ जो हो रहा है उसके आंसर्स मिल जाए, लेकिन ऑबरे उसको कहती है कि वो भी साथ जाएगी क्योंकि उसकी बहन की डेथ हुई है, उसको भी आंसर्स चाहिए। जेक को रात को कुछ आवाज आती है और वो अपने घर से निकल के देखता है तब उसको दिखता है कि कोई शख्स है जो वहाँ से जा रहा है। तब जेक उसके पीछे जाने लगता है। तब वो छुप के देखता है कि वो शख्स डस्टबिन में से न्यूज़पेपर निकाल लेता है और लेके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेक ये सारा इंसिडेंट अपनी बहन के साथ शेयर करता है, लेकिन उसकी बहन ये बात टाल देती है और ये दोनों थोड़ी देर में अपने स्कूल चले जाते हैं। लेकिन जेक की जब नजर अपने पड़ोसी के घर पे जाती है तब उसको दिखता है कि उसके पड़ोस के घर पे वही न्यूज़पेपर लगे हुए हैं। तभी बिल अपने घर वापस आता है और वो देखता है कि उसकी बीवी फोन पे बात कर रही है। तब वो अपनी बीवी ट्रेस से पूछता है कि किससे बात कर रही थी। वो ट्रेस बताती है कि उसके फ्रेंड से। तब हमें पता चलता है कि बिल काफी गुस्से में है, जैसे कि किसी ने उसको पोजेस किया हो। वापस जापान में आते हैं जहाँ ईसन और ऑबरे उस हॉन्टेड घर के बाहर है और ईसन ऑबरे को घर के बाहर ही रुकने को कहता है और वो खुद घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर ईसन को जर्नल मिलती है और वो जर्नल देखने लग जाता है। वहीं ऑबरे को घर के अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है। तब वो घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन ये आवाज उसकी बहन कैरन की होती है। कैरन अपनी बहन को बता रही होती है कि उस घर के अंदर मत जाना, लेकिन तब एक हाथ ऑबरे को पकड़ के टर्न करता है। जैसे ही ऑबरे टर्न होती है वो देखती है वो खुद घर के अंदर है। अब ऑबरे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और डर चुकी होती है कि वो घर के अंदर कैसे आई। अब ईसन ऑबरे के साथ घर से चला जाता है। वेनिसा को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है। वेनिसा देखती है कि एलिसन भी वहीं पे है। प्रिंसिपल वेनिसा को बताती है कि म्यूकी मिसिंग है। वेनिसा कहती है कि उसको कुछ नहीं मालूम, मगर एलिसन तब वेनिसा पे ब्लेम लगाने लग जाती है और कहती है कि ये सब उस घर में जाने के कारण हो रहा है और एलिसन ये बोल के रोते हुए उस कमरे से चली जाती है। प्रिंसिपल एलिसन को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और वेनिसा उस कमरे में ही रह जाती है। तब वेनिसा के पास उस छोटे बच्चे की आत्मा आती है और वेनिसा को तंग करने लगती है। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी ठीक होने लगती है तब अचानक से वेनिसा को म्यूकी का कॉल आता है। फोन के दूसरी तरफ भूतिया आवाज आने लग जाती है। वेनिसा भी वहाँ से भाग जाती है और
भागते हुए वो फोन बूथ पहुंचती है। तब उस फोन से वेनिसा म्यूकी का कॉल डायल करती है और दूसरी तरफ से कायाको की आवाज आती है। तब कायाको वहां आ जाती है और वेनिसा को भी मार देती है। जर्नलिस्ट ईसन ऑबरे के साथ बैठ के जर्नल पढ़ रहा होता है। कायाको की पूरी स्टोरी जो उसने जर्नल में लिखा था वो सब पता चलता है। जर्नल से ये भी पता चलता है कि कायाको की माँ एक तांत्रिक होती है और वो तंत्र से बुरी आत्मा को लोगों के अंदर से निकालती थी, मगर वो आत्मा वापस ना उन्हीं लोगों में घुस जाए, इसलिए वो हमेशा बुरी आत्मा को निकाल के कायाको के अंदर डालती थी। इसलिए कायाको की बॉडी में बहुत सारी आत्माएं मौजूद थी, लेकिन कायाको की मौत के कारण जितनी भी आत्माएं कायाको की बॉडी में थी वो बहुत ही ज्यादा इविल होके कायाको की आत्मा से जुड़ गई थी। ईसन और ऑबरे तब डिसीजन लेते हैं कि उनको कायाको की माँ से मिलना चाहिए, क्योंकि वो तांत्रिक भी है और कायाको को भी जानती है, तो शायद इसलिए उसकी माँ ही इन दोनों को बचा पाएगी। रात को तब ऑबरे ईसन के घर में ही रुक जाती है और जब ऑबरे सो जाती है तब ईसन फोटो डेवलप करने वाले रूप में जाता है। वहाँ जब वो फोटो डेवलप कर रहा होता है तब एक फोटो में से कायाको निकलती है और वो ईसन को मार देती है। अगली सुबह जब ऑबरे ईसन को ढूंढते हुए फोटोग्राफी रूम में जाती है तब उसको वहाँ पे ईसन की बॉडी मिलती है। जब वो बॉडी के पास जाके दिखने लगती है तब अचानक से ऑबरे को कायाको दिखती है, जिसको देख के ऑबरे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेसी जो बिल की बेटी है अब शिकागो में अपने पड़ोस में दोस्त के पास जाती है, लेकिन जब वो अपने दोस्त से मिलती है तब उसको उसके दोस्त की हरकत ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए वो वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। घर में उसको अपना भाई जेक मिलता है। तब जेक बताता है कि आज सुबह उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर रहे थे, इसलिए लड़ाई करके वो लोग बाहर चले गए हैं। रात को जब सोने लगता है जेक तब उसको अपने पड़ोस के घर से फिर से आवाज आती है, इसलिए अब वो हिम्मत करके अपने पड़ोसी के घर में घुस जाता है। जब वो घर में घुसता है तब वो देखता है कि घर बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। आगे जैसे ही वो बढ़ता है तब उसको जो स्ट्रेंजर शख्स उसको दिखता था वो उसको वहीं पे दिखता है। वो अपने बाल काट रहा होता है। जब वो पूछता है कि सब ठीक है कि नहीं तब उसको वहाँ पे कायाको की आत्मा दिखती है। अब अगली सुबह वही दिखता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखा था कि बिल अपनी बीवी त्रिश से बहस कर रहा होता है ब्रेकफास्ट के टाइम और त्रिश तब बिल के सर पे गरम तेल डाल देती है और फिर उसको फ्राई पैन से मार देती है। जापान में इस वक्त एलिसन फिर से अपने प्रिंसिपल के पास जाती है और उसको बताती है कि वो म्यूकी और वेनिसा के साथ उस हॉन्टेड हाउस में गई थी, इसलिए ये सब हो रहा है, इसीलिए म्यूकी भी गायब है। तब प्रिंसिपल एलिसन को बताती है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी पुलिस ऑफिसर के साथ उस घर में जा चुकी है और कुछ भूत नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि एलिसन के साथ वेनिसा और म्यूको की आत्मा आ जाती है। जब वो प्रिंसिपल की तरफ देखती है तब उसको दिखता है कि प्रिंसिपल भी दरअसल मरी हुई है और वो बहुत देर से आत्मा से बात कर रही है। ऑबरे जब कायाको की माँ के पास पहुँचती है तब वो सारा ब्लेम उस पर डालने लगती है। ऑबरे का ये कहना है कि बचपन में उसने कायाको में आत्माएं डाली थी, इसीलिए वो आज ऐसी है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अगर कायाको को उसके हस्बैंड ने नहीं मारा होता तो वो ठीक ही रहती, इसीलिए उसकी कोई गलती नहीं है, सब कायाको के हस्बैंड की गलती है। उसकी माँ ये भी बताती है कि द ग्रज कर्स इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब सिर्फ घर से ही नहीं फैलता ये कर्स, बल्कि ये कोई भी श्रापित इंसान किसी और से मिलता है तब वो श्राप उससे भी जुड़ जाता है, इसलिए अब ये कायाको को तंत्र से भी नहीं रोक सकती है। तभी कायाको की आत्मा आती है और अपनी माँ को भी मार देती है। ऑबरे अब हिम्मत हार देती है और कायाको से ही पूछती है कि वो क्यों मार रही है सबको, सब लोगों ने क्या बिगाड़ा है उसका। कायाको तब ऑबरे को फ्लैशबैक दिखाती है। इस फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि कैरन जो कि ऑबरे की बहन है, जिसको हॉस्पिटल से कूदने के कारण डेथ हुई थी, वो दिखती है और ऑबरे अपनी बहन के पीछे जाने लगती है। शिकागो में दोनों भाई और बहन अपने घर आते हैं वापस नाइट में और वो दोनों देखते हैं कि इनके घर में लाइट नहीं है और घर भी बहुत ही बिखरा हुआ है। तब वो दोनों अपने माँ बाप को पुकारते हैं, अलग अलग रूम में ढूंढने जाते हैं। जेक को उसके फादर की बॉडी मिलती है और वो चीखता है और अपनी बहन को ढूंढने चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बहन की बॉडी वॉशरूम में है और वो मर चुकी है। जेक तब बहुत ज्यादा डर जाता है और घर से भागने लगता है। भागते भागते उसको कॉरिडोर में वो ही स्ट्रेंज शख्स दिखता है। तब जेक
उसके पास जाने लगता है। बान में इस वक्त ऑब्रे अपनी बहन कैरन के पीछे जा रही थी और ऑब्रे को फिर कायाको की हस्बैंड की आत्मा दिखती है। वो कायाको की जर्नल पढ़ रहा होता है। अब उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस जर्नल को फेंक देता है और ऑब्रे के पीछे भागने लगता है और ऑब्रे को कायाको की तरह ही उसकी गर्दन मोड़कर मार देता है। 2 साल बाद हम देखते हैं इसी घर के बाहर स्कूल की 3 लड़कियां जो है एलिसन, वेनिसा और म्यूकी आते हैं। फिर जैसे ही एलिसन को कबर्ड में दोनों लड़कियां बंद कर देती है तब एलिसन को वहाँ पे एक आत्मा दिखती है। जो आत्मा दिखी थी उस वक्त वो थी ऑब्रे की। शिकागो में जेक जैसे ही स्ट्रेंज शख्स के पास जाता है तब ये खुलासा होता है कि वो स्ट्रेंज शख्स एक्चुअली एलिसन है। तब एलिसन के कपड़ों के अंदर से 2 हाथ आते हैं, अपने साथ एलिसन को ले जाते हैं। जेक तब डर जाता है और वो हिम्मत करके जैसे ही एलिसन का कपड़ा उठाता है उसमें से कायाको निकलती है और वो जेक पे हमला करती है। यहाँ पे फिल्म द क्रश 2 खत्म हो जाती है। द क्रश 2 2006 में रिलीज हुई थी। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। ये फिल्म द क्रश 1 का सीक्वल है। द क्रश 1 देखने के लिए आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।